मैंने यहाँ लिखा था, एक शिक्षक के रूप में समाजशास्त्र इतिहास और उसके विकास के अध्ययन करने के लिए एक विशेष समझ समझ प्रदान विशेष समझ प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान कर सकता है। लिखिए, सामाजिक कल्पना, सामाजिक कल्पना या समाज को लेकर, सामाजिक कल्पना या समाज को लेकर किए जाने वाले अध्ययन से, समाज को लेकर किए जाने वाले अध्ययन से किसी भी ऐतिहासिक घटना, किसी भी ऐतिहासिक घटना के विभिन्न पहलुओं, किसी भी ऐतिहासिक घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच बेहतर रूप से करने में सहायता मिलती है, बेहतर रूप से करने में सहायता मिलती है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि सामाजिक कल्पना के द्वारा हम उपलब्ध तथ्यों से भी परे देख सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों से भी परे देख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए, ये 2-3 लाइन का ही था बेसिकली, पैराग्राफ चेंज करिए। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने लिखा है वह यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतिहास ही समाजशास्त्र कुछ नहीं देता है, बल्कि समाजशास्त्र भी इतिहास को कुछ देता है। इतिहास में जो हमारे पास तथ्य अवेलेबल हैं, उनको अगर हम समाज की दृष्टि से विश्लेषण करना चाहें तो एक अलग तरह का दृष्टिकोण हमें दिख सकता है। यानी कि हो सकता है कि हमारे पास जो सोर्सेस अवेलेबल हो, उससे हम एक तरफा ही इतिहास देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर उसी इतिहास को समाज की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो वो ज्यादा आलोचनात्मक और ज्यादा विश्लेषणात्मक इतिहास बन के सामने आएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अगस्त कॉम्टे, इंग्लिश में इसका स्पेल कर देता हूं, ठीक है, AUGUSTE, अगस्त, AUGUSTE, अगस्त कॉम्टे, COMTE, अगस्त कॉम्टे, कॉमा कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स MARX, ठीक है, मैक्स वेबर, और तथा मैक्स वेबर मैक्स WABER वेबर, मैक्स वेबर आदि विद्वान जिन्होंने समाज का विश्लेषण किया है,
जिन्होंने समाज का विश्लेषण किया है, जिन्होंने समाज का विश्लेषण किया है, वे वे अपने विश्लेषण के क्रम में अपने विश्लेषण के क्रम में व्यापक रूप से ऐतिहासिक घटनाओं एवं इतिहास से जुड़े विभिन्न आयामों, इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं, लिख लीजिए, इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उपयोग किए हैं। और इससे यह बात पता चलती है कि समाजशास्त्र किसी समस्या का पता लगाने एवं उसकी जांच करने के लिए इतिहास की मदद लेता है। इतिहास की मदद लेता है। और इतिहास समाज के विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में उदाहरण के लिए 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में जो उथल पुथल मची थी, उसने समाजशास्त्रियों को इस काल के समाज को समझने के लिए प्रेरित किया। और समाज के विश्लेषण के क्रम में समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक स्रोतों एवं आयामों का उपयोग किया। ऐतिहासिक स्रोतों एवं आयामों का उपयोग किया।
तो बेसिकली यहाँ पे यही कहने की कोशिश हो रही है कि समाज समाजशास्त्री जैसे कि इतिहासकार के रूप में भी देखते हैं, लेकिन मेनली समाजशास्त्री ये लोग मैक्स वेबर हो गए या कार्ल मार्क्स हो गए या अगस्त कॉम्टे हो गए, ये लोग जो थे सोशोलॉजिस्ट समाजशास्त्री, तो ये समाज के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे तो समाज को देखने के लिए, समझने के लिए इन्होंने इतिहास का सहारा लिया। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स के बारे में बोला जाए तो कार्ल मार्क्स जब देख रहा है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है और एक ऐसा समाज आ गया जो जहाँ पे कुछ लोग शोषित है और कुछ लोग शोषण कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए वो इतिहास की ओर गया। ठीक है, इतिहास से उसने स्रोत निकाले, ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। उसने कहा कि औद्योगिकरण हुआ और इसीलिए फ्रांस की क्रांति आई, कई सारी चीजें, मध्य वर्ग का उदय हुआ, औद्योगिकरण हुआ। तो एक समाज एक इस तरह का बेटा, कुछ लोग औद्योगिकरण में ज्यादा अमीर होते गए, पैसा कमाने के लालच में कुछ लोगों को वहां मजदूर बनाए, काम पे लगा दिया। इस तरह समाज बट गया और इससे समाज में उथल पुथल होगी। तो बेसिकली 19वीं सदी के समाज को समझने के लिए कार्ल मार्क्स 100 साल पीछे जा रहा है और बोल रहा है कि जो औद्योगिकरण हुआ उसके फलस्वरूप ऐसी चीजें हुई। जो साम्राज्यवाद स्थापित हुआ था, जो इंपीरियलिज्म स्टैब्लिश हुआ था अफ्रीका और एशिया में, तो उसको कैसे देखता है कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स सिंपली यही बोलता है कि, एक मिनट, सॉरी, हाँ, कार्ल मार्क्स सिंपली यही बोलता है कि जो जो कैपिटल जो साम्राज्यवाद जो बना है वो कैपिटलिज्म का परिणाम है, कैपिटलिज्म के राइज ऑफ कैपिटल, जो पूंजीवाद की उदय का परिणाम है। पूंजीवाद का उद्भव कब हुआ? तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 100 साल पहले की यूरोपियन स्थिति को समझना होगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कारण तो औद्योगिक। तो जब साम्राज्यवाद स्थापित हुआ तो आप देखेंगे कि समाज के कुछ लोग जो थे वो हायरकी में काफी ऊंचे रह गए थे और ब्रिटिशों के साथ उनके संबंध स्थापित हो गए थे, राइट। और कुछ लोग तो वैसे ही खराब कंडीशन में। तो समाज की स्थिति को समझने के लिए, फिर साम्राज्यवाद को समझने के लिए फिर उदाहरण दिया गया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली अगर कोई विद्वान ही ये बात मान रहा है कि अभी के समाज को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो भी कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर टाइप से विद्वान लोग ये बात कह रहे हैं। ठीक है, छोटे बड़े कोई अरे गरे नहीं कह रहे। तो जाहिर सी बात है कि समाज को समझने के लिए ऐतिहासिक आयामों का उपयोग किया जा रहा है। इतिहास के जो अलग अलग स्रोत हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, उनको देखा जा रहा है। और इतिहास के जो डाटा, इतिहास से जो हमें स्रोत मिल रहे हैं, उन स्रोतों का विश्लेषण करके समाज का अध्ययन किया जा रहा है। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के लिखा दिया, मुझे लगा कि शायद एक्स्ट्रा आपके पास होगा कुछ, तो आपको कुछ याद नहीं भी रहेगा तो एक दो लाइन तो लिख लीजिए। अब हम आते हैं अपने इस इस टॉपिक के आखिरी एस्पेक्ट की ओर, और वो है कि हमने ये देखा कि समाज शास्त्र और इतिहास के बीच संबंध है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के संबंध के फलस्वरूप जो दो उप शाखाएं निकली, मैंने बताया था ना, सामाजिक इतिहास और ऐतिहासिक समाजशास्त्र, सोशल हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। तो ये दोनों क्या है? तो पैराग्राफ चेंज करके लिए 2 पैराग्राफ आप लिखिएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा। और मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस इसके बाद वाला जो काम है, रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप लोग को ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सीधे सीधे समझा के निकल जाऊंगा। ज्यादा डिटेल में जाने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर समझने में भी और समझाने में भी। यस, तो पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए। इतिहास और समाजशास्त्र के इतिहास और समाजशास्त्र के अंतर संबंध के फलस्वरूप इतिहास विषय की एक उपशाखा निकलकर सामने आई, जिसे
जिसे सामाजिक इतिहास या सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास कहा जाता है। सामाजिक इतिहास मुख्य रूप से, सामाजिक इतिहास मुख्य रूप से स्वयं को केवल राजनीतिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं रखता, स्वयं को केवल राजनीतिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि यह सामाजिक संरचना एवं समाज के एक समूह का दूसरे समूहों के साथ, समाज के एक समूह का दूसरे समूहों के साथ अंतर संबंधों पर जोर देता है, अंतर संबंधों पर जोर देता है। सामाजिक विज्ञान के सामाजिक इतिहास के इतिहासकारों में हम J.H. टर्नर मैं चैट में लिख दे रहा हूं, इसका कैसे इसको स्पेल करते हैं, ठीक है? आप चैट खोल के देख सकते हैं। J.H. टर्नर, कॉमा देके लिखिए, हेनरी पिरेन, एक मिनट, हेनरी, यार ये ऐसे ठीक है, अब सही, हेनरी पिरेन तथा C.A. बियर्ड का नाम ले सकते हैं। हेनरी पिरेन ने यूरोप का एक सामाजिक आर्थिक इतिहास लिखा था। वही C.A. बियर्ड ने अमेरिकी गृह युद्ध या अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकी गृह युद्ध की व्याख्या अमेरिका के उत्तरी औद्योगिक हिस्से, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल पार्ट, उत्तरी
औद्योगिक हिस्से एवं दक्षिणी कृषक हिस्से, सदर्न एग्रीकल्चरिस्ट एरिया, दक्षिणी कृषक हिस्से के बीच संघर्ष के रूप में की, के बीच संघर्ष के रूप में की, के बीच संघर्ष के रूप में की। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सामाजिक इतिहास लिखा गया, उसमें इन 2-3 इतिहासकारों का नाम लिया मैंने, तो ये मेनली यही लोग हैं जो कि शुरुआत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक इतिहास के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। जैसे कि मैंने बताया हेनरी ने क्या किया, हेनरी पिरेन ने क्या किया, तो यूरोप का सामाजिक और आर्थिक इतिहास लिखा, तो समाज का ही अध्ययन करके उसने लिखा। उसी तरह से जो सीए बियर्ड है, उसने अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ, तो सिविल वॉर को ऐसे देखा कि ये सिविल वॉर कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है कि दो अलग अलग विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं। उसने ये देखा कि अमेरिका दो हिस्से में बंट चुका था। जो उत्तर अमेरिका का जो समाज था वो इंडस्ट्रियल एरिया, वो उत्तर अमेरिका में ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह थी, तो वहां एक अलग तरह का समाज उत्पन्न हुआ। और दक्षिण जो अमेरिका था, यानी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, वो वहां कृषि ज्यादा होती थी, तो वहां पे कृषक दास रखे जाते थे, ठीक है, तो वहां स्लेव वगैरह रखे जाते थे। तो उत्तर अमेरिका में आप देखेंगे कि स्लेव को खत्म करने की बात हो रही, क्योंकि वहां पे तो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पे तो दिहाड़ी मजदूर उनको जरूरत है, जहां जहां इंडस्ट्री वहां डेली वेजेस मजदूर काम करते हैं। और जहाँ पे दक्षिण अमेरिका, जहाँ कृषक जो जो ज्यादा जहाँ पे कृषि कार्य होता है, वहां पे दिहाड़ी मजदूर नहीं लगाना चाहते। वो लोग सोचते कि स्लेव एक बार खरीद लेंगे, उसी से हटवाते रहेंगे। तो दोनों की अलग अलग बात थी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो संघर्ष शुरू हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिविल वॉर को देखने का एक अलग तरीका दिया सीए बियर्ड ने, कि इसको ऐसे नहीं देख कोई पॉलिटिकल इवेंट की आपस में झगड़ रहे हैं दोनों, इस तरह देखिए कि समाज की स्थिति कैसी थी, उसके बाद उसका विश्लेषण। तो इसीलिए इतिहास में समाज को घुसाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में एनालिसिस स्कूल आएगा जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। लिखिए प्रोग्राम के बाद आगे 1920 के दशक में, आगे 1920 के दशक में 1920 के दशक में एनाल्स स्कूल, एनाल्स ANNALS, एनाल्स स्कूल से जुड़े विद्वानों ने, एनाल्स स्कूल से जुड़े विद्वानों ने सामाजिक इतिहास के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक इतिहास के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें हम लूसे फेब्रे, मैं लिख दे रहा हूं, अरे यार, यस, लूसे फेब्रे, स्पेलिंग देख लीजिए, तथा मार्क ब्लॉम, लूसे फेब्रे तथा मार्क ब्लो आदि का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने इतिहास के एक व्यापक अध्ययन की वकालत की, जिन्होंने इतिहास के एक व्यापक अध्ययन की वकालत की थी, इतिहास के एक व्यापक अध्ययन की वकालत की थी। लूसे फेब्रे ने लिखा था कि
लूसे फेवरे ने लिखा था कि एक सार्थक इतिहास की रचना के लिए, एक सार्थक इतिहास की रचना के लिए यह आवश्यक है कि, एक सार्थक इतिहास की रचना के लिए आवश्यक है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ for the creation of a meaningful for the creation of a meaningful history, it is necessary that for the creation of a meaningful history it is necessary that इतिहासकार इतिहासकार यह आवश्यक है कि इतिहासकार केवल अतीत के तथ्यों और तिथियों का अनुमान लगाने, अतीत के तथ्यों और तिथियों का अनुमान लगाने और उन पर आपस में लंबे लंबे किताबी युद्ध करने तक ही स्वयं को सीमित ना रखे, लंबे लंबे किताबी युद्ध करने तक ही स्वयं को सीमित ना रखे। It is necessary that a historian should not confine himself or herself. A historian should not confine himself only to gathering the facts, and dates of the kingdom, and fighting a long debate over it, fighting a long debate over it, लिख सकते हैं कि और engage himself on a long debate over it, कुछ भी करिए। ये बेसिकली मुझे इसका इंग्लिश में मिला नहीं, तो ये मैंने जो ट्रांसलेशन किया है उसी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि लूसे फेवरे ने लाइन यही इंग्लिश में कही होगी, लेकिन मीनिंग यही है, बस यही समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि एग्जाम में ये बेसिकली लाइन बाय लाइन को नहीं चेक करेगा कि ये लूसे फेवरे ने यहाँ पे यही कहा था इंग्लिश में कि यहाँ पे इज लिखा हुआ, तो उसने उसमें इजी कहा था। ठीक है, समझ गए हैं तो आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। सीमित ना रखे, बल्कि हिंदी में लिखिए, बल्कि अतीत के समाजों को समग्रता से जानने, अतीत के समाजों को समग्रता से जानने तथा अतीत के समाजों को समग्रता से जानने तथा उनके मानवीय पहलुओं कौमा अनुभवों, मानवीय पहलुओं कौमा अनुभवों एवं अंतर संबंधों को समझने के लिए, अंतर संबंधों को समझने के लिए बड़े सवाल भी उठाएं। इंग्लिश में कंटिन्यू कीजिएगा, फाइटिंग अ लॉन्ग डिबेट ओवर इट के बाद, but also raise questions to know the society of the past, and to understand
its human behavior, yeah, its human aspect, and to understand its human aspect, comma experiences and interrelationship and interrelationship। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोशल हिस्ट्री, जहां पे इतिहासकार जो हैं वो जैसे लुसे फेब्रे कह रहे हैं कि अगर हमें एक अच्छा इतिहास लिखना है तो हमें सिर्फ अतीत में जाके डेट या तिथि रटने की जरूरत नहीं है, या तो सिर्फ हमें फैक्ट गैदर करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको समझना है, उसका विश्लेषण करना है। और उसको अच्छे से जानने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि अतीत पुराने समय के समाज कैसे रहे थे, वो एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते थे, उनके अनुभव कैसे रहते इतिहास को लेके, है ना। अभी भी आप इतिहास को देखिएगा तो लोग यही कहते हैं, दूसरे जो इतिहास नहीं पढ़ते वही कहते हैं कि मतलब एक तो यही बोलेंगे कि जो मरे हुए लोगों की कहानी डेट याद करते हो, डेट याद करते हो, रटते हो, यही लड़ेंगे कि अकबर कब पैदा हुआ था, कब मरा। ठीक है, तो ये और इसके ऊपर लंबा लंबा डिबेट हो गया, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे, तो ये इतिहास अपने आप में नहीं है, सिर्फ यही इतिहास नहीं है, ये इतिहास है लेकिन सिर्फ यही इतिहास नहीं है ना। अकबर कब जिंदा हुआ, कब मरा, हमें मतलब उससे बहुत ज्यादा क्या, जबकि हम अगर उससे रिलेट खुद को नहीं कर पाए तो, राइट। तो ये एक पहलू हो सकता है इतिहास का, लेकिन हमें ये भी समझना हो कि वो जब शासन कर रहा था तो उसने क्या काम किया, उसका लोगों पे क्या असर पड़ा, लोग ऐसे कैसे प्रभावित हुए, है ना। जजिया कर वगैरह हटाया तो क्या, किस कारण से हटाया, उससे किस तरह का हिंदुस्तान डेवलप हुआ, जो गंगा जमनी संस्कृति बोलते हैं, जिसके आधार पे आजाद भारत की नींव रखी गई थी, अशोक के साम्राज्य के आधार पे, अकबर के काल के आधार पे जो आजाद भारत की नींव रखी गई थी 1947 में सेकुलर कंट्री के नाम पे, उसका कैसे प्रभाव पड़ा हम पे, अब कैसे पड़ रहा है, इन चीजों का विश्लेषण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसा इतिहास। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, रट रट के कितना काम चलाएगा, क्या वैसा क्या इतिहास जो आपके जीवन में काम करेगा, राइट। तो इसीलिए दूसरे चीजों की भी जरूरत पड़ती है हमें समझने की। और लास्ट पैराग्राफ लिखिए, लास्ट पैराग्राफ लिखिए, वही दूसरी ओर समाज शास्त्र की एक उपशाखा के रूप में भी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एक पैराग्राफ का मैं आज ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, मतलब फिर अगले दिन नया स्टार्ट करूंगा। वही दूसरी ओर समाज शास्त्र की एक उपशाखा के रूप में भी ऐतिहासिक समाज शास्त्र का विकास हुआ, ऐतिहासिक समाज शास्त्र का विकास हुआ, ऐतिहासिक समाज शास्त्र मतलब हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का विकास हुआ। ऐतिहासिक समाजशास्त्र इस बात पर ध्यान देता है कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र इस बात पर ध्यान देता है कि इतिहास में समाज का विकास कैसे हुआ है, इतिहास में समाज का विकास कैसे हुआ, इतिहास में समाज का विकास कैसे हुआ है। यह ऐसा मानता है कि यह मतलब ऐतिहासिक समाजशास्त्र ऐसा मानता है कि वर्तमान की सामाजिक संरचना वर्तमान की सामाजिक संरचना प्राकृतिक न होकर जटिल प्रक्रियाओं से विकसित होती है, जटिल प्रक्रियाओं से विकसित होती है। अर्थात अर्थात रिश्तेदारी रिश्तेदारी कौमा दहेज प्रथा कौमा विकास
यह समाज के दूसरे पहलुओं का, यह समाज के दूसरे पहलुओं का अपना एक अतीत होता है, अपना एक अतीत होता है। जिसका प्रभाव उनकी वर्तमान स्थिति पर पड़ता है, जिसका प्रभाव उनकी वर्तमान स्थिति पर पड़ता है। और इसीलिए इनके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए, इनके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए, इनके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इनके अतीत को समझना जरूरी है। इनके अतीत को समझना जरूरी है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र इस बात में भी दिलचस्पी रखता है कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र इस बात में भी दिलचस्पी रखता है कि लोग, ऐतिहासिक समाजशास्त्र इस बात में भी दिलचस्पी रखता है कि लोग, समुदाय और समाज, लोग, समुदाय और समाज बदलते समय के साथ कैसे बदल रहे हैं, बदलते समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। और उन्होंने बदलते समय के साथ कैसे बदल रहे हैं, और उन्होंने स्वयं को समकालीन आधुनिक समाज में कैसे परिवर्तित किया, और उन्होंने स्वयं को समकालीन आधुनिक समाज में कैसे परिणत किया, कैसे परिवर्तित किया। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म मतलब पुनर्जागरण, रेनासा पुनर्जागरण, एवं फ्रांसीसी क्रांति जैसे महान परिवर्तनों ने किस प्रकार आधुनिक दुनिया एवं समाज को किस प्रकार आधुनिक समाज एवं दुनिया को, किस प्रकार आधुनिक समाज एवं दुनिया को आकार दिया। ऐतिहासिक समाजशास्त्रियों में हम जॉर्ज ब्लेदियर, मैं स्पेलिंग इसका लिख दे रहा हूं, ठीक है। जॉर्ज ब्लेदियर तथा रॉबर्ट निस्बेट आदि का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं, देखिए इंग्लिश में रिपीट अब नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, अभी तो समय भी खत्म हो गया, ठीक है। आदि का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। तो इतना ही हमारा समाजशास्त्र का इतिहास से के साथ जो जुड़ाव है वो यही तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजनीतिक विज्ञान का क्या जुड़ाव है देखते हैं इतिहास से, वो समझेंगे। और इंग्लिश में रिपीट भी नेक्स्ट क्लास में कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 मिनट आगे जा चुका है, ठीक है। ओके, चलिए आज की क्लास यही तक रखते हैं।